Hello guys, welcome to VS Educational Place BPSC 132 बुक बाय SV क्रेजी हैक्स। गाइज हमारी BPSC 132 बुक का नाम है भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए गाइज शुरू करते हैं। गाइज हमारा पहला खंड है भारतीय राजनीति के अध्ययन के उपागमन। गाइज हमने इस खंड की पहली इकाई पिछली वीडियो में पढ़ ली है। इस वीडियो में गाइज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी इकाई। तो आइए गाइज शुरू करते हैं दूसरी इकाई को। गाइज इस ब्लॉक की हमारी दूसरी इकाई रहेगी मार्क्सवादी अवधारणा। गाइज इससे पहले हम उदारवादी अवधारणा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो आपको मार्क्सवादी अवधारणा बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी अगर आपने फर्स्ट इकाई बहुत अच्छे से कर ली है। तो आइए गाइज शुरू करते हैं मार्क्सवादी अवधारणा के बारे में। हम जानेंगे इसका अर्थ, इसका क्षेत्र और इसके दृष्टिकोण जो राजनीतिक क्षेत्र को समझने में मदद करती है। वर्ग डिवीज़न इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसको बहुत ही अच्छे से करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग डिवीज़न कैसे होता है ये भी हम जानेंगे। तो आइए गाइस सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं इस इकाई में। गाइस पहले थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं, प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे हमें जस्ट आइडिया हो जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। गाइस मार्क्सवादी अवधारणा समाज के अध्ययन का एक रास्ता है, यानी कि ये सभी ही हमें राजनीतिक और सामाजिक अध्ययन के लिए ये तीनों अवधारणाएं हमें अध्ययन करने में हेल्प करती हैं। तो इससे पहले हमने जाने उदारवादी अवधारणा के बारे में, तो ये बिल्कुल उसके विपरीत है। गैर मार्क्सवादी दलों के उदय के बाद प्रश्न उठने लगे कि वर्तमान में मार्क्सवादी प्रसंगता है या नहीं, यानी कि मार्क्सवादी अवधारणा अभी भी काम करती है या नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर को दो प्रकार से दिया जा सकता है। पहला, मार्क्सवाद एक दर्शन है जो विश्व को बदलने की बात करता है। दूसरा, मार्क्सवाद एक दृष्टिकोण है जो समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाता है, इतिहास की उत्पत्ति को बताता है। समाज में परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मार्क्सवाद ने हमें बताया कि मार्क्सवाद समाज को बदलने का एक औजार है, राजनीतिक को समझने के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग कई विद्वानों ने किया राजनीति को समझने के लिए, वो मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद दृष्टिकोण की धारणा में भारत की राजनीति को समझने के लिए मार्क्सवाद की धारणा को हम इस इकाई में अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो आइए गाइस जानते हैं मार्क्सवाद का अर्थ, अवधारणाएं क्या क्या रही। मार्क्सवाद अवधारणा का अर्थ एवं क्षेत्र। भारतीय राजनीति में मार्क्सवाद अवधारणा बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है, मुख्य तत्व है। समाज को बदलने में, समाज की व्याख्या करने में मदद करता है ये तत्व मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद अवधारणा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को लागू करता है, या फिर हम कह सकते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को लागू करता है, जो भी किसी वर्ग के संघर्ष, वर्ग उत्पीड़न को समाप्त करने का सुझाव देता है, यानी कि वर्ग डिवीज़न पे ये काम करता है। उदारवाद में वर्ग डिवीज़न पे काम नहीं होता था, यानी कि वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। किसी उत्पीड़ित यानी कि किसी पीड़ित वर्ग के ऊपर काम करेगा, उसकी उत्पीड़न को ख़त्म करने का काम करेगा। द्वंद्वात्मक भौतिक के अनुसार समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनके बीच आपसी संबंधों में हम सामाजिक संबंध कह सकते हैं उन्हें, ये अलग होते हैं, बदली हुई परिस्थितियाँ होती हैं उनके सामने। उत्पादन के संबंध में ये बदल जाते हैं। उत्पादन के संबंध और सामाजिक संबंधों के बाद उत्पादन के कारक बन जाते हैं, यानी कि जो उत्पादनों के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, यानी कि संबंधों का जिनसे उत्पादन होता है, उत्पादन संबंध सामाजिक संबंधों के बाद उत्पादन के कारक बन जाते हैं, यानी कि जिनसे उत्पादन के संबंध पैदा हुए ऐसे कारक बन जाते हैं सामाजिक
संबंधों के बाद में। उत्पादन के तत्वों में वर्ग, संसाधन, साधन शामिल हैं। यानी कि वर्ग कैटेगरीज, संसाधन और साधन, ये सभी डिपेंड करते हैं कैटेगरीज पे, उत्पादन के तत्वों पे, उत्पादन के कारक कह सकते हैं हम इन्हें। तो इनके संबंध में ही वर्गों का डिवीज़न किया गया है। यानी कि वे साधन जो उत्पादन की वस्तुएं हैं, जिनसे वस्तुएं बनती हैं, उत्पादन की शक्तियां शामिल हैं, वर्ग, संसाधन एवं औजार हो सकते हैं। उत्पादन के सामाजिक संबंध उत्पादन के साधन और उसके मालिकाना हक को दर्शाता है। यानी कि भूमि, उद्योग, उत्पादन की अन्य इकाइयां शामिल हो सकती हैं तथा मजदूर वर्ग के संबंध का तरीका भी उसमें शामिल हो सकता है। यानी कि जिसके अंडर मजदूर काम करते हैं, जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास उद्योग है, जिसके पास उत्पादन की कोई भी इकाई है, यानी कि जो प्रोडक्शन का काम करता है, कुछ ना कुछ बनाता है, बिजनेस है, तो उसी को यहाँ पे उत्पादन बोला गया है। तो उसका जिसका भी वो मालिकाना हक है, जो भी उसका मालिक है, तो उसको ही यहाँ पे संसाधनों के संबंध में देखा गया है, उसके मालिकाना हक को दर्शाता है। तो संबंध मज़दूरों के वर्ग से संबंधित रखता है। मज़दूरों का बहुत बड़ा वर्ग इसमें शामिल रहता है काम करने के लिए। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन ही समाज को बदलाव की तरफ लेके जाता है। यानी कि काम करने के तरीके में और काम किस तरह का काम करना है, वो चीज़ समाज में परिवर्तन लाती है, क्योंकि उसमें मज़दूर वर्ग भी शामिल होता है जिसको वो काम करना होता है, जिसमें समाज एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर बढ़ता है। मार्क्सवाद दृष्टिकोण में वर्ग संबंधों को रेखांकित करता है। समाज के अन्य पहलू राज्य, राजनीति, संस्कृति, धर्म इत्यादि को रेखांकित करता है। यानी कि ये सभी पहलुओं को साथ में लेके चलता है, जिसमें राज्य, राजनीति, धर्म, संस्कृति ये सब आ जाते हैं। इन्हें ही मूलभूत आधार कहा गया है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में प्रमुख सिद्धांत इस आधार एवं मूलभूत आधारों के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। यानी कि मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, मार्क्सवादी अवधारणा अपनाई जाती है। दो प्रमुख समूह हैं। एक समूह ये मानता है कि वर्ग ही मूल आधार को निर्धारित करता है और अन्य समूह मानता है कि वर्ग कभी भी गैर वर्गीय आधार पर निर्धारित नहीं करता। यानी कि दोनों ही आधार पे हम कह सकते हैं कि मूलभूत अधिकार को स्वतंत्रता प्राप्त है। पहले वाले समूह को हम क्लासिकल या फिर यांत्रिक मार्क्सवाद अवधारणा बोलेंगे, जो कि शुरू से चली आ रही है। यानी कि मूलभूत अधिकार को निर्धारित करता है वर्ग, ये पहले से चली आ रही है। दूसरी अवधारणा को हम नव मार्क्सवादी कहेंगे, क्योंकि ये अवधारणा हाल ही में शुरू हुई है, जिसमें मानना है कि वर्ग कभी भी गैर वर्गीय आधार को निर्धारित नहीं करता। नव मार्क्सवादी अवधारणा ग्रामसी से प्रभावित है, जो फ्रैंकल स्कूल से संबंधित है। यानी कि और राल्फ मिलीबैंड से भी प्रभावित है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण किसी देश के आंतरिक राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में दिखाती है। यह राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच की व्याख्या करती है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों जैसे कि विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगी, तो इनमें अपनी भूमिका को भी व्याख्या करती है मार्क्सवादी अवधारणा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण और भारत में राजनीतिक विज्ञान। भारतीय राजनीति को समझने के लिए क्लासिकल और नव मार्क्सवादी दोनों अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। मार्क्सवादी अवधारणा भारतीय राजनीति को जानने के लिए मार्क्सवादी राजनीति कार्यकर्ताओं, विशेष राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों का प्रयोग में लाई जाती है।
यानी कि राजनीतिक दल, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। उदारवादी की अवधारणा के बारे में हमने इकाई 1 में पढ़ा, वो भी इन्हीं सब के लिए उपयोग में लाई जाती है। मार्क्सवादी अवधारणा की तुलना में उदारवादी अवधारणा भारतीय राजनीति को जानने के लिए ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि मार्क्सवादी कम यूज़ की जाती है, उदारवादी ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसलिए इकाई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इकाई भी बन जाती है। यानी कि जो यूनिट 1 है हमने पढ़ी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, उसको बहुत ही अच्छे से करना है। तो मार्क्सवादी अवधारणा की तुलना में उदारवादी भारतीय राजनीति को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। मार्क्सवादी अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य वर्ग संबंधों की व्याख्या करना है, राज्य की भूमिका के बारे में अध्ययन करना है, यानी कि ये राज्य विशेष पर ध्यान देती है, कैटेगरी डिवीज़न पे ध्यान देती है, जो कि उदारवादी अवधारणा का बिल्कुल ही उल्टा है, बिल्कुल ही अपोजिट है। लेकिन इस अवधारणा का प्रमुख सिद्धांत वर्ग संबंधों में परिवर्तन की व्याख्या करना है, मजदूर एवं किसान के आंदोलनों के मुद्दों को ऊपर उठाना, राज्य की भूमिका के बारे में जानकारी देना और राज्य और विभिन्न वर्गों के बीच में आंतरिक संबंधों का पता लगाना मार्क्सवादी अवधारणा का प्रमुख कार्य है, प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि राज्य से रिलेटेड सभी मुद्दे मार्क्सवादी अवधारणा में आ जाते हैं, मार्क्सवादी अवधारणा के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट इसमें ये भी रहने वाला है कि मार्क्सवादी अवधारणा का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में कई विद्वानों द्वारा किया गया। नव मार्क्सवादी इतिहासकार रणजीत गुहा द्वारा जोड़ी गई, जिनके ऊपर गाम्सी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इन विद्वानों के ऊपर अधीनस्थ अवधारणा का भी अधिक प्रभाव पड़ा। साधारण व्यक्ति भी अपनी चेतना के अनुसार विकास करते हैं, वे अपने निर्णय अपनी चेतना के अनुसार लेते हैं, यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपने डिसीज़न खुद लेता है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग लेता है, तो और उनके ऊपर किसी बाहरी ताकत का दबाव नहीं होता। जो मार्क्सवादी विचारक हैं उन्हें अवधारणा की आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार यह एक गैर मार्क्सवादी अवधारणा है, यानी कि जो पहले वाले मार्क्सवादी अवधारक थे वो नव मार्क्सवादी अवधारणा को गैर मार्क्सवादी अवधारणा बता रहे हैं, इसीलिए उनके लिए उनके माइंड पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा और वो इसे गैर मार्क्सवादी अवधारणा से जुड़ी हुई कड़ी बता रहे हैं। वर्ग संबंध की बात करें तो ये अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मार्क्सवाद दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग संबंध ही है, तो वर्ग संबंध को बहुत अच्छे से समझ लेना है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू वर्ग संबंध है। वर्ग संबंध उत्पादन का सामाजिक संबंध है, यानी कि जिसमें उत्पादन के साधन, कार्य करने के तरीके, उसका वितरण आदि शामिल हो, वो वर्ग संबंध आ जाता है। एक वर्ग का दूसरे वर्ग से क्या कनेक्शन रहने वाला है वो आ जाता है। साधनों में भूमि, प्राकृतिक संसाधन, तकनीक, उत्पादन के तरीके शामिल हैं। कार्य संबंधों में श्रम शामिल है। उत्पादन का वितरण मतलब कि मजदूरी का वितरण, कितनी मजदूरी मिलेगी, कितना काम करना पड़ेगा, ये सब वर्ग संबंधों के में आ जाता है। आर्थिक व्यवस्था में 3 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। कृषि में मुख्य रूप से भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, उद्योग, सेवा क्षेत्र और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था शामिल किए गए हैं। इसके अलावा उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य के आधार पर ही विभिन्न वर्गों की पहचान की जा सकती है तथा विभिन्न अर्थव्यवस्था क्षेत्र में उन्हें पहचाना जा सकता है। मार्क्सवादी अवधारणा भारत में मुख्य रूप से विभिन्न वर्गों में स्थापित करने के लिए प्रयोग
में लाई जाती है, खासकर कि कृषि और उद्योगों में, यानी कि बिजनेस में और खेती में मोस्टली लेके आई जाती है मार्क्सवादी अवधारणा। वर्गों का संबंध अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से लिया जाता है, लेकिन इसका संबंध क्लासिक मार्क्सवादी अवधारणा से नहीं है, बल्कि ये गैर आर्थिक पहलू को भी शामिल करती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग। मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में वर्गों की पहचान की गई है, यानी कि कृषि क्षेत्र एक अलग से वर्ग बनाया गया है जिसमें डिवीज़न किया गया है, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास कम ज़मीन है, जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, तो ऐसे डिवीज़न किया गया है। तो इसको जानते हैं। जिनके पास ज़मीन है या ज़मीन के मालिक हैं, उनके पास अन्य संसाधन हैं कृषि करने के, उनका एक वर्ग है, ये पहला वर्ग है। दूसरा वर्ग वह है जो ज़मीन में काम करते हैं। ऐसे लोगों का क्या संबंध है जो ज़मीन में काम करते हैं, अन्य संसाधनों में लगे हुए हैं, उनकी मजदूरी किसी आधार पर वितरित की जाती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के वर्गों की पहचान की गई है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हरियाणा में ग्रामीण अमीर वर्ग, यानी कि ज़मींदार वर्ग, अमीर किसान, मध्य किसान और ग्रामीण गरीब छोटे किसान और भूमिहीन किसान, तो इस तरह का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें ग्रामीण अमीर या फिर ज़मींदार वो होते हैं जो ज़मीन के मालिक होते हैं, अन्य संसाधन के मालिक होते हैं, उनके पास सभी संसाधन होते हैं। वे अक्सर ज़मीन पे काम नहीं करते, बल्कि गरीब लोगों या मज़दूरों से काम करवाते हैं। मध्य वर्गीय किसान के परिवार के लोग अपनी ज़मीन में काम करते हैं, लेकिन वे भी अमीर किसान की तरह दूसरों की ज़मीन पे काम नहीं करते। यानी कि मध्य वर्गीय वाले के पास ज़मीन होती है और वो अपने ही ज़मीन पे काम करते हैं, लेकिन दूसरों की ज़मीन पे काम करने नहीं जाते। वो अपनी ज़मीन पे मज़दूर लगा भी लेते हैं, नहीं भी लगाते। जो ग्रामीण गरीब वर्ग है, उनके पास ज़मीन नहीं होती। ये तीसरा वर्ग है, उनके पास ज़मीन नहीं होती, वे अन्य संसाधनों के मालिक भी नहीं होते, उन्हें वो अपनी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाते, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करना पड़ता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार बनाकर एक ऐसे वर्ग की पहचान की जो भूमिहीन है, उन्हें हरित क्रांति को देखा और पूंजीवाद के विकास को भी एक हद तक देखा है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने ऐसे वर्गों की पहचान की इस प्रकार: सम्मति जमींदार जो ज़मीन के मालिक हैं, वह अपनी ज़मीन पर दूसरों से काम करवाते हैं। साझेदारी भी होती है, उनकी स्थिति आर्थिक उत्पीड़न से प्रभावित होती है, गैर आर्थिक प्रभुत्व की होती है, बजाय पूंजीवाद देशों की तुलना में यह जहाँ पर वर्ग गठन आसान है। मार्क्सवाद परिप्रेक्ष्य सामान्य वर्गों की पहचान में जाति की भूमिका को नज़रअंदाज करते हैं। ग्रामीण समाज में वर्ग विभाजन जातीय वास्तव से प्रभावित होते हैं। यह बिल्कुल सच है, क्योंकि कुछ राज्यों में कृषि में पूंजीवाद का भी विकास हुआ है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार, जहाँ आज भी सामंत व्यवस्था कायम है। यह एक पिछड़ा राज्य है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास आंदोलन। मार्क्सवादी निम्न वर्गों के प्रति सहानुभूति रखता है, यानी कि छोटे वर्गों के प्रति, दबे हुए वर्गों के प्रति सहानुभूति रखता है, जिसमें खेती मजदूर या किसान जैसे वर्ग शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य वर्ग शोषण को समाप्त करना होता है। मार्क्सवादी अवधारणा वर्गों की भौतिक स्थिति के अध्ययन पर जोर देता है, उनके संबंध पर भी जोर देता है, उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास करता है,
सामूहिक कार्रवाई आंदोलन जैसी प्रयास भी शामिल होते हैं। इन प्रयासों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भारत के विभिन्न समाजों के वर्गों के आंदोलन के अध्ययन के लिए उपयोग में लाई जाती है। समाज के विभिन्न वर्गों के अध्ययन के लिए, आंदोलनों के अध्ययन के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन पर विशेष तौर पर किया जाता है। ये आंदोलन औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के समय से चलते आ रहे हैं। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, जहाँ पे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया गया था। किसान एवं कृषक आंदोलन। कृषक एवं किसान का प्रयोग एक साथ किया जाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। कृषक एक सामान्य वर्ग या श्रेणी है, जबकि किसान खेती करने वाले लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन व संसाधन हैं। कृषक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य कृषि में वर्गों की पहचान करना है। वर्ग गठन की प्रक्रिया, सामाजिक आर्थिक संबंध, कर्ज, सामाजिक उत्पीड़न की प्रकृति, आर्थिक शोषण की प्रकृति, यानी कि शोषण से बचाना ही कृषक अध्ययन का उद्देश्य है। कृषक की स्थिति का अध्ययन करना, उनकी मांगों को उठाना, राज्यों की भूमिका का पता लगाना, इसका प्रमुख योगदान रहा है इन सब अध्ययनों में। औपनिवेशिक भारत में कृषक आंदोलन में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ने निम्न वर्ग की पहचान की है। वो किसान जो जमींदार की ज़मीन पर किस्तकारी करते हैं, जमींदार, साहूकार या औपनिवेशिक सरकार के अफसर किस तरह किस्तकारों का शोषण करते हैं, उन्हें ज़मीन से बेदखल कर देते हैं, उन्हें कर्ज न चुकाने पर शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, उन्हें मतलब शारीरिक तौर पे टॉर्चर करते हैं, जाति के आधार पर बदसलूकी करते हैं। ये सारी शोषित वर्ग, जमींदार, साहूकार, ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से मार्क्सवादी अवधारणा का ध्यान भूमि सुधार की तरफ हो गया था। भूमि सुधार के लिए आंदोलन, भूमि सुधार का प्रभाव इसका प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया था और भूमि सुधार को अध्ययन करने के लिए इसने किस्तकारों को भूमि का मालिकाना हक देने का प्रयास किया था। जमींदार प्रथा को ख़त्म करना चाहा था, भूमि का वितरण किया था, भूमि को डिवाइड कर दिया था। इसमें भूमि सुधार की सफलता देखी गई। उसके बाद मार्क्सवादी उपागमन का अध्ययन किसान आंदोलन के लिए किया। वे लोग थे धनाग्रे, सुनील सेन, माजिद सिद्दीकी, गिरीश मिश्रा इत्यादि। ये वो लोग थे जो मार्क्सवादी उपागमन का अध्ययन किसान आंदोलन के लिए कर रहे थे। किसान ने जमींदार के खिलाफ विद्रोह नहीं जताया और ब्रिटिश सरकार के उनका उत्पीड़न किया। कृषक का विद्रोह परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया, जिनमें यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश के औध क्षेत्र में किसान ने विद्रोह किया था। उन्होंने किसान के आंदोलन को वर्ग संबंधों के संदर्भ में देखा। 1980 के दौरान भारत में विभिन्न भागों में किसान आंदोलन देखने को मिला, जो कि कृषक आंदोलन से अलग रूप में था। कृषकों की भांति ही भूमि सुधारों की मांग नहीं की और जमींदारों द्वारा उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग नहीं की, क्योंकि वे भूमि सुधारकों के लाभार्थी थे। राज्य द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियों के लाभ भी इन्हें मिल रहे थे। उनका आंदोलन उन क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई दिया जहाँ पे हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल। उनकी मांग सामान्यतः पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से संबंधित थी। सब्सिडी देना, कर्ज माफ़ी, कृषक उत्पादन की लागत अच्छी देना, बिजली की उपलब्धता में वृद्धि, खेतों में मजदूरों की समस्या इत्यादि। इन आंदोलनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्यों ने देखा कि इनका स्वरूप वर्ग
चरित्र है तथा इसका संबंध पूंजीवाद राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये आंदोलन मुख्यतः अमीर किसानों के हैं या अमीर ग्रामीण वर्ग के हैं जिन्हें पूंजीवाद व्यवस्था को अपना लिया है। मजदूर वर्ग आंदोलन की अगर हम बात करें तो मजदूर वर्ग के आंदोलन का अध्ययन करने के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य निम्न मुद्दों को उठाता है। मजदूर वर्ग में वृद्धि, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उनके न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करना जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। मजदूरी समय पर मिलना, बोनस देना, अपना संगठन बनाने का अधिकार होना, उनके बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा मिलना। अन्य कारक जैसे मजदूर वर्ग का आंदोलन बढ़ता है। रणजीत दास गुप्ता ने 1996 में यह बिंदु उठाया कि मार्क्सवादी लेखकों ने मजदूर वर्ग के कुछ प्रमुख मुद्दों को नहीं उठाया, जैसे कि मजदूरों का संगठन, मजदूरों पर नियंत्रण, वर्ग गठन, नेतृत्व का तरीका, कार्यस्थल, सामुदायिक जीवन के बीच संबंध इत्यादि। वे यह भी रेखांकित करते हैं कि मार्क्सवादी विचारकों ने सांस्कृतिक और जेंडर के मुद्दे पर भी अनदेखी की। भारत में मजदूर वर्ग में काफ़ी वृद्धि हुई है जिससे उसने आज़ाद मजदूर वर्ग कहा है। इस वर्ग को भी मार्क्सवादी अवधारणा द्वारा भारत में काफ़ी महत्व नहीं दिया गया। भारतीय राज्य किसी भी देश में स्वतंत्र और सार्वभौमिक राजनीतिक संस्था है। उदारवादी उपागम इकाई 1 में हमने पढ़ा जिस पर व्यवहारवादी आंदोलन का आर्थिक प्रभाव पड़ा, उससे राज्य को सार्वभौमिक राजनीतिक संस्था माना जाता था। लेकिन मार्क्सवादी में राज्य की राजनीतिक अध्ययन के लिए राज्य को एक महत्वपूर्ण संस्था मानते हैं। पहले से ही मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य पूंजीपति वर्ग का हथियार है। उदारवादी अवधारणा द्वारा दिए गए शब्दों से बिल्कुल ही अलग है। उदारवादी अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था में मतभेदों के बीच आम सहमति को दर्शाता है, राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। राजनीतिक व्यवस्था स्थायी रहती है, जबकि मार्क्सवादी अवधारणा में राज्य को निम्न मानदंडों पर विश्लेषित किया जाता है। मार्क्सवादी अवधारणा में ये के जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये मानदंड होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट, राज्य को वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व मानती है। यह मानती है कि किस प्रकार से राज्य में विभिन्न वर्गों का नियंत्रण रखा है और ये वर्ग राज्य की नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा पॉइंट, किस प्रकार से राज्य अपनी नीतियों इन वर्गों के लिए बनाती है। तीसरा, यह राज्य के विकास को पता लगाने का प्रयास करते हैं। चौथा, यह राज्य के वैचारिक आधार का भी पता लगाती है। पांचवा, यह राज्य की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखती है, विशेषकर वित्तीय संस्थाओं जैसे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि। इन मानदंडों के आधार पर ही मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करते हैं कि वह क्या है, किसी देश के राज्य की प्रकृति या भारतीय राज्य की प्रकृति इत्यादि। यानी कि इन मानदंडों के आधार पर ही समझ में आता है कि परिस्थिति क्या है। मार्क्सवादी अवधारणा का उपयोग मार्क्सवादी राजनीतिक दल शिक्षावादी द्वारा किया जाता है। भारत में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा का अनुसरण करती हैं। सीपीआई, सीपीआईएम और अन्य नक्सलवादी पार्टियां। भारतीय राजनीति की परिभाषा मार्क्सवादी अवधारणा पर करते हैं। ये वो पार्टियां हैं जो भारतीय राज्य की परिभाषा को मार्क्सवादी अवधारणा से देखते हैं। हालांकि इन तीनों में बहुत
अंतर है, लेकिन इन राज्यों के चरित्र को लेकर समान अवधारणाएं, एक जैसी अवधारणा है सबकी। भारतीय राज्य के अंदर विभिन्न वर्गों का आंतरिक संबंध है। इसका संबंध विदेशी पूंजी साम्राज्यवाद के साथ भी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। CPM के अनुसार भारतीय राज्य बुर्जुआ राज्य है। यह पूंजीपति एवं जमींदारों के हितों को पूरा करने के लिए, और इसका संबंध विदेशी पूंजी से है। और CPI के अनुसार भारतीय राज्य एक राष्ट्रीय बुर्जुआ राज्य है जो विदेशी पूंजी के साथ गठजोड़ करता है, जबकि नक्सली समूह राज्य को पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व मानता है, जो कि विदेशी पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है। यानी कि सबकी ही एक जैसी अवधारणा है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए राजनीतिक विचारक CP भौवरी ने भारतीय राज्य का विश्लेषण भारत के पूंजीवाद के विकास के संबंध में किया है। यानी कि पूंजीवाद का विकास ही भारत की स्थिति का विकास है। राज्य वर्ग अंतर्विरोध एवं समाज में विवाद का कारण होता है। विवाद की स्थिति में भारतीय राज्य अधिकारवाद की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कि राज्य विभिन्न वर्गों के मुद्दों को सुलझाते समय राज्य अपनी कमजोरी को दिखाते हैं। साम्राज्य की ताकतों को दबाने में आने जैसा प्रतीत होता है। राज्यों के अंदर ही साम्राज्यवादी ताकतों के समर्थक मौजूद होते हैं। सामाजिक ढांचा जैसे कि जाति, धार्मिक समूह एक चुनौती की तरह सामने आते हैं। छप्पर ने अपनी किताब लॉक्ड इन पीस में चर्चा की कि किस प्रकार से नेहरू के शासनकाल में भारतीय उद्योगपति औद्योगिक नीतियां बनाने में हस्तक्षेप करते थे। उनका यह भी तर्क था कि भारतीय पूंजीपति वर्ग एक राज्य प्रायोजित विकास के पक्ष में नहीं थे, वे निजी क्षेत्र के पक्ष में थे या फिर पूंजीवाद और बाजार नियोजित विकास के पक्ष में थे। वर्ग राजनीति का महत्व, जैसे कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादित किया है, राज्यों पर प्रभाव गैर मार्क्सवादी विद्वानों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत में वर्ग राजनीति की कमी है क्योंकि यहाँ पर संगठित क्षेत्रों में मजदूर बहुत कम हैं। उनका भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत छोटा सा हिस्सा है। भारत में राज्य तीसरे कर्ता के रूप में कार्य करता है। इसमें एक निजी पूंजी और दूसरा संगठित मजदूर हैं। भारत में राज्य की केंद्रीय भूमिका है। आप यह नोटिस कर सकते हैं कि यह मार्क्सवादी अवधारणा के विपरीत है, जिससे भारतीय राज्य का पूंजी वर्ग के साथ गठजोड़ बताया जा रहा है। मार्क्सवाद अवधारणा के अनुसार आप वर्ग संबंधों का अध्ययन किस प्रकार करेंगे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। यही क्वेश्चन आता है हर बार, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सारांश पढ़ लेते हैं और इसी के साथ हमारी सेकंड इकाई कंप्लीट हो जाएगी। मार्क्सवादी अवधारणा समाज का विश्लेषण करने का एक तरीका है। यह समाज में व्यापित विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का उपयोग करती है। इन सिद्धांतों के अनुसार उत्पादन के संबंधों में बदलाव, उत्पादन के साधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण समाज में बदलाव लाता है। दो प्रकार के मार्क्सवादी धारणा है, क्लासिक और नव मार्क्सवादी धारणा। दोनों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अधीनस्थ अवधारणा एक प्रकार की नव मार्क्सवादी है और क्लासिकल मार्क्सवादी अवधारणा में हम
गैर वर्ग की जगह पर वर्ग को प्राथमिकता देते हैं, फिर आधारभूत ढांचे के ऊपर प्राथमिकता देते हैं। नव मार्क्सवाद अवधारणा गैर वर्गीय कारकों को ज़्यादा महत्व देती है, जैसे कि संस्कृति, जाति, धर्म, भाषा आदि। वर्ग के साथ गैर आर्थिक कारक भी समान रूप से महत्व में माने जाते हैं। मार्क्सवादी अवधारणा जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानी जाती है वह है सीमा रेखा के पार है। भारत में मार्क्सवादी अवधारणा जिस विषय का अध्ययन करती है उसमें वर्ग गठन, वर्ग गठजोड़, किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन और भारतीय राज्य की प्रकृति शामिल है। यानी कि सिर्फ इसमें यही इम्पोर्टेंट है मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद के दो प्रकार, क्लासिकल मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। इसी को बहुत अच्छे से कर लेना है और यही एग्ज़ाम में आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक सब्सक्राइब करते रहा करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी।